हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट ऑन्स अगेन। आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेके क्लास शुरू करेंगे। नया चैप्टर है ये वाला ही, ये चैप्टर नया है, लेकिन मैं बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के साथ उस चैप्टर का बहुत ही कनेक्शन है। आज का चैप्टर उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने उस चैप्टर को कवर करके इस चैप्टर में एंटर किए हो। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले उस चैप्टर को कवर करिए, फिर इस चैप्टर में आइए, तब देखना कि आपको भी समझने में बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अगर पहले ही जो सवाल मन में आता है कि होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैं बता दूं कि अर्लियर डेज में मैग्नेट को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि whenever a changeable magnetic flux linking by a conductor an EMF is induced in it। यानी कि जब एक चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल में लिंक करेगा तब इस कंडक्टर में एक EMF पैदा हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला। बस इतना ही नहीं, ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि इस कंडक्टर को अगर एक क्लोज लूप प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि एक क्लोज पाथ प्रोवाइड किया जाएगा तब इस कंडक्टर में से करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो बस कुछ नहीं, आप बस कहना कि whenever a changeable, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना तो समझ लो। चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग बाय अ कंडक्टर और कॉइल भी हो सकता है, देन an EMF will induced in it, यानी कि एक EMF तब इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। if this conductor or coil forms a closed path, मैं दिखाऊंगा, forms a closed path, then an induced current will flow through this conductor. This phenomenon is called electromagnetic induction, EMI। This phenomenon is called electromagnetic induction। क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला, मान लीजिए एक कॉइल है, ये कॉइल है, तो इस कॉइल के पास आप एक मैग्नेट को रखे हो। सॉरी, इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। मान लीजिए एक कॉइल है, तो इस कॉइल के पास आप एक मैग्नेट को रखे हो। एक डेड कॉइल है, तो इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि इस मैग्नेट को अगर आप इस कॉइल के डायरेक्शन में मूव करोगे, यानी कि इस मैग्नेट को इधर लेके आओगे, मूव करोगे, तब इस कंडक्टर में इस मैग्नेट का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, आप जानते हो कि ऐसे करके पास होता है, ऐसे करके पास होता है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर में लिंक करेगा। अगर इस मैग्नेट को इसके पास लाके आप स्टेडी रखोगे
स्टेडी करके रखोगे, तब इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इस मैग्नेट को इसके पास में लाके खड़ा कर दिया, तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल नहीं होगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्लियरली कहा गया है कि अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होना है तो चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना चाहिए, चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना पड़ेगा। तो चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक हो सकता है? इस मैग्नेट को आप क्या कर रहे हो, इसके कॉइल के साइड में मूव कर, मोशन, यानी कि इस मैग्नेट को मोशन में रखना पड़ेगा। जितना नजदीक आओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, और जितना आप दूर लेके जाओगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग कम होते जाएगा, सिंपली। यानी कि देख रहे हो कि जब आप कंडक्टर के पास जा रहे हो मैग्नेट को लेके, तो कंडक्टर में ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, और जब मैग्नेट को उससे कंडक्टर में से दूर लेके जा रहे हो तो कंडक्टर में कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकिंग का परिवर्तन हो रहा है, चेंजेबल फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो चेंजेबल फ्लक्स अगर लिंक करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, अगर इस कॉइल को एक क्लोज करोगे, मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सेंटर जीरो एमीटर होता है, सेंटर जीरो एमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंटर भी रहता है, मिडिल में जीरो रहता है, इधर प्लस इधर माइनस, शायद आप जानते हो। तो तब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर डिप्लेक्ट करने लगेगा। मान लीजिए आप मैग्नेट को इसके पास में लेके आ रहे हो, तो पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिप्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पॉइंटर अगर डिप्लेक्ट कर रहा है, करंट के बिना पॉइंटर डिप्लेक्ट करना संभव नहीं है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेट को अगर इस डायरेक्शन में मोशन दोगे तो पॉइंटर हो सकता है राइटवर्ड डिप्लेक्ट कर रहा है। अगर मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो ये ऑपोजिटली डिफ्लेक्ट करेगा, ये पॉइंटर ऑपोजिटली डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि एक बात तो पता चला कि किसी भी कंडक्टर में अगर चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ तो पैदा हो जाएगा। अगर ईएमएफ पैदा हो जाएगा और ये कॉइल और कंडक्टर क्लोज नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, सर्किट शुड बी क्लोज। तो क्लोज नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन ईएमएफ जरूर पैदा होगा इसमें। तो ये कंडीशन है कि अगर कॉइल को आप स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करोगे टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। अभी आप मैग्नेट को अगर स्टेशनरी रखोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और कॉइल को क्या करोगे, मूव करोगे टुवर्ड्स द मैग्नेट, तब भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर वक्त मैग्नेट को ही मोशन में रखोगे तब ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं। अब जब कॉइल को इस मैग्नेट की डायरेक्शन में मूव करोगे तब भी ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो जितना नजदीक जाएगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक करने लगेगा, जितना आप इसको कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाओगे उतना कम फ्लक्स लिंक करेगा। ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, कम फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस कंडक्टर में और कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग का एक चेंजेस हो रहा है। तो अगर चेंजेस होगा
तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग का अगर चेंजेस होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आप तक अपने जितना देखे हो, क्यों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्यों इसको, इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, क्यों? चलिए देखते हैं। पहले तो एक चीज आपने नोटिस किए हो शायद कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या ये आप मानते हो कि इसमें, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो, किसके वजह से हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स किसका प्रोडक्ट है? मैग्नेट का प्रोडक्ट है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा एक चीज ये भी आपने नोटिस किए हो कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट एंड कंडक्टर। क्या ये दोनों आपस में मिल रहा है? नहीं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी is produced without any physical contact between conductor and magnet। तो किसके वजह से हो रहा है? इंडक्शन। ये जो इफेक्ट है इसको कहते हैं इंडक्शन। तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड दूसरा चीज है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट, यानी कि इंडक्शन के जरिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज वाई दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ इतना तक। चलिए, तो ये चीज तो समझ में आ गया। अगर चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे भी आगे जाके हम लोग बहुत प्रोसेस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग को चेंज कराएंगे। कभी कभी मैग्नेट को लेके घूमेंगे, दौड़ेंगे, कभी कभी कंडक्टर को लेके दौड़ेंगे, मैग्नेट को फिक्स रख के कंडक्टर को लेके दौड़ेंगे। तो ये आप मैग्नेट को लेके दौड़ रहे हो या फिर कंडक्टर को लेके दौड़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है कि जिस कंडक्टर में आप ईएमएफ पैदा करना चाहते हो, उस कंडक्टर में फ्लक्स जो लिंक होगा, उस लिंकिंग फ्लक्स का परिवर्तन होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। क्राइटेरिया बस इतना ही है, ये समझ लीजिए आप। तो चलिए, पहले इधर एक बात मैंने लिखी है कि व्हेनेवर चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वैसे भी प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके बहुत ही डिस्कशन किया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि एक मैग्नेट है। तो अगर आपको कहा जाए कि इस मैग्नेट का कितना नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना है, तो ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को तो हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपका पास एक पहले 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 तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन जान लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहोगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ forces passing perpendicularly through a unit area surface is called magnetic flux। मतलब क्या है, क्या बताया गया है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट है तो लाइंस ऑफ फोर्स भी तो होगा ना, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलरली, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, perpendicularly through a unit area surface is called magnetic flux। चलिए देखते हैं क्या, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी आपके पास एक सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर मैग्नेट का एक पोल है और इस साइड में मैग्नेट का और दूसरा पोल है, ऑपोजिट पोल है, इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, इधर जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, इधर जो पोल है ये साउथ पोल है, दिस इज वाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस इन दिस डायरेक्शन। तो हो सकता है ये बहुत सारा फ्लक्स है, बहुत सारा लाइंस है, लेकिन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अब कितना है ये आपको डिटरमाइन करना है। तो आप क्या कहोगे, कहा गया है कि पर यूनिट एरिया सरफेस, ये एक यूनिट एरिया सरफेस है, इस एरिया सरफेस में परपेंडिकुलरली, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली कितना लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है थ्रू द सरफेस, जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस हो रहा है परपेंडिकुलरली, माइंड इट, परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एक सरफेस है, इसका एक एरिया है, एरिया वेक्टर इधर है, तो देखो एरिया वेक्टर सरफेस के साथ 90 डिग्री में रहता है, एरिया वेक्टर सरफेस, ये आप फिजिक्स में पढ़े हो, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री में रहता है, तो ये सरफेस है, इसके साथ एरिया वेक्टर 90 डिग्री में रहता है। अभी आप क्या देख रहे हो कि कितना फ्लक्स इस सरफेस को परपेंडिकुलरली पास हुआ है थ्रू दिस सरफेस, कितना फ्लक्स, 2 फ्लक्स, यानी कि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का संख्या है 2, मैग्नेटिक फ्लक्स का संख्या है 2। मैं फिर से बता रहा हूं कि हो सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या 200, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं जिस सरफेस को लेके काम कर रहा हूं उस सरफेस में से सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो अभी फिलहाल देख रहे हैं कि 2 फ्लक्स, ओनली 2 फ्लक्स पासेस फ्रॉम दिस सरफेस परपेंडिकुलरली, दिस इज वाई फ्लक्स का जो संख्या होगा वो होगा 2। तो ये जो फ्लक्स अभी अपने देखे,
मान लीजिए कि इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? कई सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्लक्स कई सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कई सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बता दूंगा तो आप कहोगे कि सर ये मुझे मालूम था। देखो, पहले एक चीज मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का संख्या बढ़े। आप चाहते हो, इसका यूनिट होता है ये जो अभी तो ये लाइंस है, टू लाइंस और मैक्सवेल्स, टू लाइंस और मैक्सवेल्स। वेबर नहीं कहूंगा क्योंकि एक वेबर इक्वल्स टू 10⁸ लाइंस। इसका यूनिट वेबर भी होता है, लेकिन अभी तो टू लाइंस है, ओनली टू लाइंस। तो अभी अब फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हो, फ्लक्स को अगर बढ़ाना चाहते हो, आपका सरफेस एरिया कांस्टेंट रख के, आप सरफेस एरिया को कांस्टेंट रख के फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा दोगे आप, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, यानी कि मैग्नेटिज्म बढ़ा दोगे, तो क्या इसमें से फ्लक्स ज्यादा नहीं पास करेगा? डेफिनेटली करेगा। अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसमें से तब ज्यादा फ्लक्स पास करने लगेगा। हो सकता है इसमें से तब phi इक्वल्स टू 5 लाइंस, 5 लाइंस। तो तब आप एक चीज इधर से मिला, चले इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया है ना? तो इसको मिटा देते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, ऑन व्हाट फैक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमने देखे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स ज्यादा पास होगा सेम एरिया सरफेस के थ्रू। तो मैग्नेटिक बी अगर इंक्रीज करेगा तो फाई भी इंक्रीज करेगा, यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हुआ। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर। अभी आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, फिर भी आप चाहते हो कि फ्लक्स इंक्रीज करें। मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हो विदाउट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, तो दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें से बस 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी 3 नहीं, छोड़ो, कम कर दो, फिर ज्यादा करेंगे। मान लीजिए 2 मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। अच्छा ठीक है, 3 मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं। अभी आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए। तो आप क्या करने से ये बढ़ेगा? देखो एक बात, आप अगर एरिया को बढ़ा दोगे, आप अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया को अगर बढ़ा दोगे, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस नहीं बढ़ेगा? देखो, पहले 3 था, अभी तो 5 हो गया। तो ये भी देखा गया है कि अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, तो 5 भी इंक्रीज करेगा, 5 भी इंक्रीज करेगा।
तो क्या हम ये लिख सकते हैं फाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। अभी एक बात समझो, अभी एक बात को समझो, एक मिनट। तो मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस सरफेस को ऐसा रखोगे तभी तो ये परपेंडिकुलरली फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऐसा रहेगा तभी तो परपेंडिकुलरली लिंक करेगा। अच्छा, आप एक बात कहो, इसको अगर आप ऐसे करके घुमाओगे, घुमाते घुमाते ऐसे कर दोगे, एकदम ऐसे कर दोगे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस इन दिस डायरेक्शन, तो क्या इसको इसका सरफेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली नहीं पास होगा, क्योंकि इसको टच करेगा निकल जाएगा, टच करेगा निकल जाएगा, टच करेगा निकल जाएगा, तो इसको इस सरफेस के थ्रू पास नहीं होगा। तो बताया गया कि इसमें बताया गया कि पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट एरिया सरफेस, तो तब फ्लक्स का संख्या कितना होगा? 0 हो जाएगा। देखो, जब ये सरफेस ऐसा था, तब तो बहुत सारा फ्लक्स पास कर रहा था सरफेस के थ्रू। अभी इसको आप जब ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, तब देखो एक भी लाइंस इस सरफेस को नहीं पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली इस सरफेस को नहीं पास कर रहा है, तब फ्लक्स का संख्या 0 हो जाएगा। तब देखा गया है कि ये सरफेस अगर ये फाई यानी कि थीटा, देखो 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 थीटा क्या है। अभी मैं ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इधर है, सरफेस के साथ 90 डिग्री में रहता है एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पैरेलल हो जाएगा, एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि एरिया वेक्टर उधर है, अभी ये अगर सरफेस है, उस दिन मैंने दिखाया था कि ये अगर सरफेस है तो ये सरफेस है, देख रहे हो, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, सरफेस अगर घूम जाएगा तो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा। देखो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो सरफेस अगर जब ऐसा था तो एरिया वेक्टर उधर था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल, तब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को पास कर रहा था। जब ये घूमने लगेगा, घूमते घूमते इधर आ जाएगा, तब एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री में चला जाएगा। देखो एरिया वेक्टर ये है एरिया वेक्टर, इसके साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री में होगा। तो 90 डिग्री होने से एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री होने से फ्लक्स का संख्या 0 हो जाता है। तो 90 डिग्री होने से फ्लक्स का संख्या अगर 0 हो जाता है, और जब ये पैरेलल यानी कि 0 डिग्री, यानी कि एरिया वेक्टर जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल में यानी कि 0 डिग्री में रहता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स का संख्या मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री में मैक्सिमम और 90 डिग्री में मिनिमम। तो अभी 0 डिग्री में मैक्सिमम होता है क्या? कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 है, तो फ्लक्स मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो फ्लक्स मिनिमम। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, फाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो फाई मैक्सिमम है। कॉस थीटा का वैल्यू किस एंगल में 1 होता है? 0 डिग्री में। 0 डिग्री किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी
मैग्नेटिक फील्ड का जब 0 डिग्री होता है तब cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स तब मैक्सिमम होता है, यानी कि जब सरफेस ऐसे रहता है, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स ऐसे जा रहा है, सरफेस ऐसे है, तब ज्यादा फ्लक्स होगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तब एक भी फ्लक्स इस सरफेस को नहीं टच करेगा। तो क्या इस सारी चीजों को फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाना है। फाई इक्वल्स टू क्या देखा कि बी एंड प्रोपोर्शनल टू ए एंड cos थीटा। तो ये जो k है ये ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जिसका वैल्यू 1 है, 1 होता है, यूनिटरी होता है। तो फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। अब समझ में आया कि अगर एक सरफेस एरिया में फ्लक्स का संख्या कितना होगा, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है, फाई इक्वल्स टू इन एरिया सरफेस इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया ऑफ द सरफेस एंड cos थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? चलिए तो इसको मिटाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने तो बताया नहीं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो पहले जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है वो फेराडेस ने इसके ऊपर कई सारा एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें से एक्सपेरिमेंट करते उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। तो हम लोग फेराडेस इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर 2 लॉ लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसको मिटाए। तो फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ, Faraday's law of EMI, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा, आप एक काम करो, इसको इधर कॉपी करो, इधर लाके पेस्ट करो। यानी कि फेराडेस फर्स्ट लॉ ने ये जो स्टेटमेंट है ये फेराडे का ही है। ये जो किताब में जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये फेराडेस फर्स्ट लॉ लिखा गया है, फेराडेस फर्स्ट लॉ। यानी कि फेराडेस फर्स्ट लॉ बस, और मैं नहीं लिखना चाहता हूं इधर क्योंकि टाइम लगेगा। तो इसको इधर कॉपी करो, इधर पेस्ट करो। यानी कि फेराडेस फर्स्ट लॉ क्या होता है, whenever a conductor is linking a changeable magnetic flux, an EMF is induced in that conductor. If the conductor forms a closed path, then an induced current will flow through it. This is the Faraday's first law. ये तो हम लोग देख चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। उन्होंने सेकेंड लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू छोड़ के रखा है। सेकेंड लॉ को लेके डिस्कस करते हैं। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फेराडेस। उन्होंने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of flux linking। देखो, समझो, पहले समझो उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पहले समझो, उन्होंने कहा है कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा भाई,
ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो एक बात याद रखना कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा या मॉडरेट होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे समझोगे। तो उन्होंने कहा है कि एक बात को याद रखना कि ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना कंडक्टर में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये जरूरी नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है, इसका परिवर्तन कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है। परिवर्तन जितना फास्ट होगा उतना ईएमएफ ज्यादा होगा, और अगर परिवर्तन स्लोली होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टर को मूव करवा रहे हो। मैग्नेट को आपने स्टेशनरी छोड़ के रखा है। तो मैंने पहले बता दिया कि अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखोगे तो कॉइल को मोशन देना पड़ेगा, अगर कॉइल को स्टेशनरी रखोगे तो मैग्नेट को मोशन देना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि एक मैग्नेट को आपने स्टेशनरी रखे हो, तो कॉइल को मूव करवा रहे हो थ्रू द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम मैग्नेट, ऐसे करके मूव करवा रहे हो, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्लक्स लिंकिंग phi1, initial flux phi1, and after some time with a minimum interval, after some times final flux linking by the conductor, ये होगा phi1, final flux linking by the conductor after a time, after an interval, final flux linking by the conductor is phi2, and initial time, मान लीजिए initial time था t1 and final time, समझ में आ रहा है ना, फाइनल टाइम t2। यानी कि एक कंडक्टर, एक ऐसा स्थिति था जब इस कंडक्टर में phi1 फ्लक्स लिंक कर रहा था, तब टाइम था t1 सेकेंड, टाइम तब t1 सेकेंड था। तो इस कंडक्टर तो मूव कर रहा है, तो मूव अगर कर रहा है तो फ्लक्स लिंकिंग का भी चेंज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग बाय दिस कंडक्टर चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स लिंकिंग बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ते बढ़ते phi2 हो गया, किसी भी स्थिति में phi2 हुआ, तब टाइम t2 सेकेंड। यानी कि उन्होंने कहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2, यानी कि फाइनल फ्लक्स माइनस, मैंने कहा क्या कहा, बढ़ रहा है, फ्लक्स लिंकिंग बढ़ रहा है, तो phi2 ज्यादा होगा, phi2 फाइनल है, phi2 माइनस phi1 बाय t2 सेकेंड ज्यादा है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, तो t2 माइनस t1। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या E प्रोपोर्शनल टू phi1 माइनस phi2 5 हो जाएगा ना। तो चेंज इन, ये जो 5 होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, फ्लक्स लिंकिंग का चेंज कितना हुआ है। तो चेंज phi2 माइनस phi1 अगर करोगे तो चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा आपको, यानी कि पहले था मान लीजिए 10 फ्लक्स, आफ्टर सम टाइम 15 फ्लक्स, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है 5, यानी कि phi2 माइनस phi1, ये 5 जो हुआ ये चेंज इन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स नहीं है, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन फ्लक्स, ये प्रोपोर्शन। उन्होंने यही कहा है कि induced EMF is directly proportional to rate of change with time, rate of change of flux with time।
तो E प्रोपोर्शनल टू चेंज डेल फाई बाई डेल टी, तो इधर एक कांस्टेंट लेके चले आओ, तो इक्वल्स टू के ऑफ डेल फाई बाई डेल टी। अगर के इक्वल्स टू ऐसा यूनिट ऐसा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू सपोज दैट यूनिटी, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल टी। देखो आपने क्या किया, ये phi2 से phi1 माइनस किया, क्या किया T2 से T1 माइनस किया, तो ये जो ईएमएफ आपको मिल रहा है इतना देर तक, ये जो ईएमएफ आपको मिल रहा है, तो क्या ये एवरेज ईएमएफ नहीं है? क्योंकि आप एवरेज वैल्यू को ले रहे हो, इतना टाइम से लेके उतना टाइम, इतना फ्लक्स से लेके उतना फ्लक्स, तो क्या ये एवरेज नहीं है? तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इधर अगर छोड़ दोगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि अब तक मैंने क्या बोला, आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कर रहे हो, तो अगर एक कंडक्टर को मूव कर रहे हो तो एक कंडक्टर में इतना एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो अगर यहां एक कंडक्टर ना होके अगर 10 कंडक्टर हो ट्रैवलिंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एरिया, तो एक कंडक्टर में अगर इतना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि n नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो n नंबर ऑफ कंडक्टर में कितना होगा, n डेल फाई बाई डेल टी, ये हो जाएगा आपका n नंबर ऑफ टर्न में, n नंबर ऑफ कंडक्टर में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये केवल मैग्नीट्यूड है, इधर छोड़ दोगे तब भी इनकम्प्लीट रह जाएगा, ये केवल मैग्नीट्यूड है, कितना मिल रहा है ये पता चलेगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे शायद कि E इक्वल्स टू माइनस n डेल फाई बाई डेल टी, ऐसा लिखा होता है किताब में, ऐसा लिखा होता है किताब में। क्यों? ये जो माइनस साइन आता है ना, ये और कुछ नहीं, ये डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होने के बाद इस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि किस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, किस साइड में नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पता करने के लिए ये माइनस सिंबल दिया जाता है। ये लेंजेस लॉ है, सिंपली लेंजेस लॉ। लेंजेस ने क्या कहा, लेंजेस ने कहा कि अगर किधर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कहीं भी अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की बाद अगर उसमें से करंट फ्लो भी हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, ईएमएफ पैदा होने का जो कॉज है, यानी कि जो कारण है, उस कारण को अपोज करता है। अगर कॉज को अपोज करना है तो एंटी पोलरिटी होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो इसीलिए ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो एंटी डायरेक्शन टू द कॉज ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस। तो इसीलिए ये लेंजेस लॉ अगर इंक्लूड करोगे विथ लेंजेस लॉ, तब ये जो एवरेज ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड लॉ, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डी टी। अगर आप इसको मिटाते हैं, अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस n, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी क्या है,
एलिमेंट्री, यानी कि ये तब बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा तो डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, क्योंकि एलिमेंट्री फाई है विथ एलिमेंट्री टाइम, और एवरेज अगर ईएमएफ को पूछा जाएगा तो ये क्योंकि फाई टू माइनस फाई है, एक स्पैन के लिए है, तो उसी स्पैन के लिए कितना ईएमएफ बन रहा है तो वो एवरेज हो जाएगा। और अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये एलिमेंट्री फाई हो जाएगा, एलिमेंट्री टाइम हो जाएगा, तब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। तो ऐसे ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर फैराडेज ने जो दो लॉ रखे हैं, ये दो लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी ये जो मैंने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेकेंड लॉ में क्लियरली बताया कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन पता करने के लिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करके क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए एक इतना मिटाते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि होता क्या है। तो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो आप एक काम करो, एक दो पोल ड्रॉ करो सिंपली। अच्छा साइड करते हैं, दो पोल ड्रॉ करो, मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स passes in these way, magnetic lines of force passes in these way। अभी इस फ्लक्स को लिंक करवाना है, कंडक्टर में लिंक करवाना है। तो कंडक्टर में अगर लिंक करवाना है तो ये आपका हाथ में कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर अभी फिलहाल ये तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, तो फ्लक्स तो लिंक नहीं कर रहा है, तो इसको आप ऐसे करके इधर लाके रख दो, एकदम रख दो। तो रख देने से क्या हुआ, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक कर रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस किए हो कि फ्लक्स लिंकिंग का चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि जब इधर आप ऐसे स्टेशनरी छोड़ रखोगे तो इसमें चेंजेस नहीं आया। तो चेंज किस वजह से हो सकता है, इसको अगर मूव करवाओगे, मोशन में रखोगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब चेंजेस आएगा। इधर कंडक्टर को मोशन में रखो, नहीं तो आप एक काम करो, दोनों मैग्नेटिक पोल को किसी एक डायरेक्शन में घुमाओ, तब भी इसमें फ्लक्स लिंकिंग का चेंजेस होगा। तो आप एक काम करो, कंडक्टर को इसमें रोटेट करना इजी लग रहा है अभी, तो कंडक्टर को इसमें मोशन दो। तो मान लो कंडक्टर को आप इस डायरेक्शन में ऊपर से बोर्ड के अंदर की ओर लेके जा रहे हो, बोर्ड के अंदर की ओर लेके जा रहे हो, ऐसे करके बोर्ड के अंदर की। तो ये मोशन में है फिलहाल, ये स्टेशनरी नहीं है, ये है कंडक्टर, तो मोशन में रखे हो। किस मोशन में, उस डायरेक्शन में जा रहा है, कंडक्टर का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर अगर जा रहा है तो ये कंडक्टर का लेंथ है, लेंथ समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड आप जिस वेलोसिटी में इस कंडक्टर को मोशन दे रहे हो, वेलोसिटी को मान लीजिए, वेलोसिटी समझ में आ रहा है ना, जिस वेलोसिटी में कंडक्टर को अंदर की ओर लेके जा रहे हो, वेलोसिटी को मान लो v, स्मॉल v, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्मॉल v।
अभी आप तो इसको मोशन दे रहे हो, तो मान लीजिए कि किसी टी सेकेंड में ये जितना टी सेकेंड यानी कि एलिमेंट्री टाइम, यानी कि एक छोटा सा टाइम, तो टी सेकेंड में ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें मोशन दे रहे हो, तो टी सेकेंड टाइम लगा, टी सेकेंड में ये एक डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, टी सेकेंड में एक डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस traveled by conductor is, मान लीजिए dx, क्योंकि ये एक छोटा सा डिस्टेंस है, dx विथ टाइम, एंड टाइम लगा t सेकेंड, सब जो कंडीशन है, कंडीशन के बारे में मैं फिर से बताता हूं कि एक ए लेंथ की कंडक्टर को आपने एक मोशन दे हो, मोशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल कराओगे तो उसका एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को v मान लो, और अगर ये मोशन में है तो एक टाइम बाद एक डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ना, तो एक टाइम मान लीजिए कि dx यानी कि छोटा सा एक डिस्टेंस, dx डिस्टेंस कवर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए t सेकेंड समय लगा, तो अभी मैं कहूं कि t सेकेंड में कितना फ्लक्स लिंक किया, देखो कितना फ्लक्स लिंक किया, तो फ्लक्स लिंकिंग बाय दिस कंडक्टर इन t सेकेंड, देखो फ्लक्स लिंकिंग बाय दिस कंडक्टर इन t सेकेंड इक्वल्स टू, देखो मान लो ये कंडक्टर है, तो पहले तो ये कंडक्टर इधर था, यानी कि इधर था, ये कंडक्टर ट्रैवल करते इतना दूर तक आया, तो ये कंडक्टर का लेंथ है, तो इधर आके छोड़ दिया, ये dx, ये जो डिस्टेंस है ये dx है, ये dx डिस्टेंस को कवर किया विथ t सेकेंड में इतना दूरी कवर किया, तो अगर पूछा जाएगा कि तब ये dx एलिमेंट्री डिस्टेंस कवर करने से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो कितना फ्लक्स लिंक करेगा भाई, इतना एरिया में जितना फ्लक्स है, समझ में नहीं आ रहा, इतना एरिया में जितना फ्लक्स था, जितना लाइंस ऑफ फोर्स था मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही होगा, इतना एरिया में, क्योंकि ये इतना एरिया कवर किया है। एक बात देखो, ये जो ये लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये अगर ऐसे मोशन में आ रहा है तो इधर तक कितना फ्लक्स लिंक करेगा भाई, इधर तक, इधर से शुरू किया है, तो इतना एरिया में जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स था, क्या उतना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये लिंक नहीं करेगा, तो तब कितना फ्लक्स लिंक हुआ, B, यानी कि B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर B मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी है, B का यानी कि इंटू B का कंडक्टर लेंथ इंटू कंडक्टर ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ कितना, अभी ये ब्रेथ कितना दूरी है, dx, BL dx, तो फ्लक्स लिंकिंग बाय द कंडक्टर BL dx, अभी BL dx है, तो अभी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है,
ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू एन, माइनस है, माइनस तो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड निकल रहे हैं, उसके बाद डायरेक्शन निकल लेंगे, एन डी फाई बाई डी टी। अभी देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितना कंडक्टर को लिए है हमने, एक कंडक्टर को। अगर एन इक्वल्स टू 1 है तो छोड़ दो एन को, तो डी फाई कितना है? फाई देखो बी एल डी एक्स, तो बी एल डी एक्स एंड डी टी देखो फाई कितना है? फाई इतना है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। बी जो है डिफरेंशियल फॉर्म है, बी जो है ये कांस्टेंट है, एल जो है ये कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा है? एकमात्र वेरिएबल है एक्स, यानी कि वो तो मोशन में है ना वेरिएबल, यानी कि dx बाई dt, dx बाई dt। अभी एक बात कहो कि bl dx बाई dt, ये जो dx बाई dt है, ये जो dx बाई dt है, क्या ये वेलोसिटी नहीं है? समझो, टाइम सॉरी डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस पर टाइम, क्या ये वेलोसिटी नहीं है? तो ये अगर वेलोसिटी है तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BLV, ये L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, BLV। अभी एक चीज बताना है, ऐसे छोड़ दोगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। एक बात बताना है कि अगर आप कंडक्टर को ऐसे इंसर्ट कर रहे हो, ऐसे मोशन दे रहे हो, तब आपका फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है BLV, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है BLV, एंड फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है BLDX। अच्छा, अब अगर कंडक्टर को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे मोशन दे रहे हो, तो ऐसे मोशन देने से क्या इस कंडक्टर में कोई भी फ्लक्स लिंक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तब ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ, यानी कि मैं ऐसे बता रहा हूं, अगर ये कंडक्टर ऐसा होता, ऐसे करके मोशन दे रहे हो, तब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाता। पैरेलल होने से, क्योंकि ये कंडक्टर है, पैरेलल होने से इसमें फ्लक्स नहीं लिंक करता। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कंडक्टर जब मैग्नेटिक लाइंस के साथ 90 डिग्री में है, हमने देखा कंडक्टर जब मैग्नेटिक लाइंस के साथ 90 डिग्री में मोशन में है, 90 डिग्री एंगल रख के मोशन में चल रहा है, तब फ्लक्स ज्यादा लिंक कर रहा है, क्योंकि ऑल फ्लक्स आर लिंक्ड बाय दिस कंडक्टर। अगर इसको ऐसे रखोगे तो ये फ्लक्स पास कर जाएगा, सभी के साथ फ्लक्स पास कर जाएगा। ये कंडक्टर ऐसे करके मोशन दोगे तब भी कोई आपका जो लव होने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं कि 90 डिग्री में होगा कंडक्टर, अगर 90 डिग्री में होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स। कंडक्टर अगर 0 डिग्री में होगा, किसके साथ? बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कंडक्टर अगर 0 डिग्री में होगा तो जीरो फ्लक्स। तो क्या लिखोगे? ई इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो, E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा। देखो क्यों लिखा है मैंने, देखो BLV साइन थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि जब 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना है? मैक्सिमम है, तब ईएमएफ मैक्सिमम। जब ये 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री, तब साइन 0 डिग्री में वैल्यू कितना है साइन 0 का? 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 है तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ये जो कंडक्टर है ये पैरेलल होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा तो क्यों इसमें फ्लक्स लिंक करेगा? फ्लक्स ही तो नहीं लिंक करेगा। तो इसीलिए एक स्ट्रेट कंडक्टर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा?
स्टेट कंडक्टर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, वो उसका जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल्स टू VLV साइन थीटा, इक्वल्स टू BLV साइन थीटा। आया इतना तक समझ में? ओके, अगर इतना तक समझ में आ गया तो अभी हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। जो ईएमएफ जो होगा, ये तो ईएमएफ तो BLV साइन थीटा करके देखो, अगर ये कंडक्टर ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा, तब थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा थीटा। तब जब 90 डिग्री में रहेगा तब ज्यादा होगा, ऐसे इंक्लाइंड रहेगा तो घट जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो होगा एक ही कंडीशन में, वो जब साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री होने से आधा हो जाएगा। तो चलिए अभी इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप एक काम करो, इसको एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करो, क्लोज पाथ प्रोवाइड करो। तो क्लोज पाथ किधर प्रोवाइड करें? इधर करते हैं, क्लोज पाथ प्रोवाइड करते हैं। ये हो गए गैल्वेनोमीटर, ये क्लोज पाथ कर दिया। एक क्लोज पाथ प्रोवाइड किया, तो अभी देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में या फिर उल्टा डायरेक्शन में, देखते हैं। तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, मैंने पहले बता देता हूं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अगर अप्लाई करना है तो आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो ये तीनों फिंगर है, कौन कौन फिंगर? ये थंब फिंगर, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको आपस में 90 डिग्री में रखना पड़ेगा। और जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल पिछले चैप्टर में बताया गया था, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? ये था फोर्स था, ये था क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये करंट का डायरेक्शन। इसमें भी ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मोशन, यानी कि किस डायरेक्शन में मोशन दे रहे हो। और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर। तो आइए पहले आप एक काम करो, आप कंडक्टर को ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो, यानी कि ऊपर से बोर्ड के अंदर, तो आपका ये थंब को बोर्ड के अंदर रखना पड़ेगा, थंब को बोर्ड के अंदर रखना पड़ेगा। रखे हैं मैंने, देखो थंब को बोर्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर ये, और ये फिंगर 90 डिग्री में रहना होगा। तो ये फिंगर क्या बता रहा है? करंट किधर से फ्लो हो रहा है, देखो करंट किधर से फ्लो हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी ऊपर से नीचे। अभी मान लो आप इस कंडक्टर को ऊपर लेके आ रहे हो, उधर से बोर्ड के उस पार से आप कंडक्टर को इधर लेके आ रहे हो, तो ये आपका जो थंब है ये इधर रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? इधर रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट, और ये फिंगर क्या बता रहा है? ऊपर। तब करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। आप ट्राई करो। पहले तो इसको रखो मोशन, यानी कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव करवा रहे हो। फोर फिंगर को रखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में। तो अगर ये उठ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मोशन, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये ऑटोमेटिकली आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही सिचुएटेड होगा, तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर ये अंदर की ओर जा रहा है तो इस हैंड को घुमा दो, तो ये कंडक्टर अंदर की ओर जा रहा है, तो देखो करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तब ऐसे करके करंट फ्लो होगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो आप निकल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।